तो आइए शुरू करते हैं आज का कहानी नशा मुंशी प्रेमचंद का। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। एक है ईश्वरी और दूसरा है वीर। ईश्वरी एक जागीरदार या ज़मींदार घराने का लड़का है और उसका एक मित्र है जिसका नाम वीर है, जो कि कलर का मामूली सा लड़का है। लेकिन उसके माता पिता को ये शौक़ था कि उसका बच्चा भी अच्छे जगह पढ़े। ईश्वरी और वीर एक हॉस्टल में रहते हैं और दोनों के दरमियान घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। ईश्वरी और वीर भला के दो अलग अलग समाज से जुड़े लोग थे। ईश्वरी जहाँ बड़ा अमीर और जागीरदार था, वीर वहाँ गरीब था, और वीर को जागीरदार और ज़मींदारों के प्रति एक घृणा थी। वीर हमेशा ये कहता कि जागीरदार खून चूसने वाले जोंक है और हिंसुक पक्षु है कि जब भी मौका मिलेगा वो गरीबों को झपट लेगा, अपना प्यास बुझा लेगा। मगर ईश्वरी इन बातों का बुरा नहीं मानता, क्योंकि इसके दो कारणवश थे। एक तो ईश्वरी वीर को अपना मित्र मानता था, और दूसरा कि ईश्वरी के पास कोई भी एक ऐसा दलील नहीं था जिसके द्वारा वो वीर की बातों को गलत साबित करे। इसलिए वो तर्क नहीं देकर इस बात को चुपचाप से मान लिया करता था। ये दोनों हॉस्टल में पढ़ते और इस बार इन दोनों को दशहरा की छुट्टी मिली। लेकिन वीर घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वीर के पास पैसा नहीं था। वो चाहता नहीं कि अपने घर वालों को परेशान करे। तो ईश्वरी उसे कहता कि वीर, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे घर जा सकते हो दशहरा के उपलक्ष्य तो, लेकिन एक शर्त है कि तुम मेरे घर जाकर वहाँ ज़मींदारों की बुराई मत करना, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे घर के आसपास इससे बड़े उत्तेजित भी हो सकते हैं और क्रोधित भी हो सकते हैं। तो ये मानकर तुम मेरे घर चलो। वीर इस बात से राज़ी हो जाता है और 9 बजे की ट्रेन से दोनों को ईश्वरी के घर जाना था। लेकिन इतने ज़्यादा उत्सुक थे कि दोनों शाम को ही स्टेशन पहुंच जाते हैं, और वीर और ईश्वरी आपस में बात करते हैं कि घर जाकर उनका कार्य और कार्य प्रणाली यानी कामकाज और रवैया कैसा है। क्योंकि ट्रेन आने में काफ़ी टाइम था, काफ़ी समय था, तो दोनों वहाँ के भोजनालय मतलब के रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं। और ईश्वरी वहाँ के वेटर को 98 टिप्स के तौर पे देता है। तो वीर को लगता है कि शायद ईश्वरी पर सारे वो रेस्तरां वाले, वो भोजनालय वाले, वो जो बावर्ची था उस पर ध्यान दे रहा है, और वीर को गरीब समझ के, उसका चमचा समझकर उस पर ध्यान नहीं दे रहा। वीर के दिमाग में ये बात चलने लगता है, और तभी समय हो जाता है ट्रेन का, और 9 बज जाता है। ट्रेन आती है और दोनों निकलते हैं। तब ईश्वरी को वहाँ के वेटर लोग सलाम करते हैं, और दोनों फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकल के अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ते थे। जब वो खानसामा ईश्वरी को सलाम करता है तो वीर को ठीक नहीं लगता कि मुझे सलाम क्यों किया। लेकिन ईश्वरी अपने घर में नौकर के प्रति बहुत ही बुरा व्यवहार रखता है। फिर भी ये दोनों निकलते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। ट्रेन रुकती है और प्रयास स्टेशन से ये लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, और रात होते होते ये ट्रेन प्रतापगढ़ पहुंचती है। पूरा यूपी का कहानी है इसमें। और सुबह होते होते ये ट्रेन मुरादाबाद पहुंचती है, जो ईश्वरी का घर था। क्योंकि एक ज़मींदार का लड़का था, तो वहाँ ईश्वरी को स्टेशन पे स्थानांतरित करने के लिए 5 लोग आते हैं। 2 भद्र पुरुष, 5 बेगार, और एक मुस्लिम आता है जिसका नाम था रियासत अली, और एक ब्राह्मण आता है जिसका नाम था राम हरक। रियासत अली ईश्वरी से पूछता है कि आपके साथ ये जो लड़का है ये कौन है। ईश्वरी बोलता है ये मेरा मित्र है जो प्रयास में मेरे साथ पढ़ता है। फिर रियासत अली वीर से पूछता है कि आपके लिबास इतने सफ़ेद क्यों हैं, आप इतना सादा लिबास क्यों पहने। वीर कुछ नहीं बोलता है। और रियासत अली को ईश्वर ही उत्तर देता है कि क्योंकि ये गांधी के भक्त है, इसलिए हमेशा ये सादा लिबास ही पहनते। इस पर वीर थोड़ा सा मुस्कुराता भी है और सहम भी जाता है। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं और अपने घर के तरफ जाते हैं। तो आपको याद रखना है, मुरादाबाद ईश्वरी का घर था और इनका होटल प्रयास में था। और वहाँ ये जो बड़ा सा स्कूल बना था मुरादाबाद में, वो किसी लुटेरे, किसी डाकू टाइप इंसान ने बनाया था। खैर, ईश्वरी वीर को लेकर, वो 5-7 लोग वीर को लेकर उसके घर पहुँचते। जैसे ईश्वरी और वीर घर पहुँचते हैं तो वीर उसके घर को देखकर ईश्वरी से पूछता है, ये कोई घर है या किला? इतना बड़ा घर तो मैंने कभी अपने स्वप्न में भी नहीं देखा जितना बड़ा तुम्हारा घर है। ईश्वरी के घर में तमाम सहूलत के सामान थे, मगर 2 बात जो आपसे प्रश्न किया जाता है लघुत्तम कुछ प्रश्नों में, कि वहाँ एक हाथी भी था और बहुत सारे नौकर थे। ये 2 बातों को सिर्फ याद रखिएगा, बाकी घर तो महल के जैसा था ही। इसके बाद ईश्वरी अपने पिता और अपने चाचा की तरफ बढ़ता। ईश्वरी अपना चाचा ताऊ और पिताजी से वीर का मुलाकात करवाता है, और फिर वीर के आओ भगत में तमाम लोग लग जाते, ये मान कर कि ईश्वरी का कोई मित्र है तो वो भी बड़ा होगा, जागीरदार ज़मींदार होगा। तो दोनों आओ भगत में लग जाते हैं।
तभी थोड़ी देर बाद एक नाई आता है जो ईश्वरी और वीर के पाँव दबाने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि बहुत लंबे सफ़र से आए थे और थक गए थे। तो वो नाई दोनों का पैर दबाने के लिए दोनों के कमरे में जाता है। जब वो नाई ईश्वरी के पैर दबाने को आगे बढ़ता है तो ईश्वरी बोलता है नहीं, पहले वीर के, सम्मानपूर्वक बोलता है कि पहले वीर के पैर दबाओ, क्योंकि मेरा मित्र है, वो यहाँ का मेहमान है। वीर को ये बात बड़ा अच्छा लगता है कि अब एक दूसरा व्यक्ति उसके पैर दबा रहा है। तो क्योंकि अब वो ज़मींदारों के घर में था, ज़मींदार के हाव भाव जीवन यापन को देखकर उसके मन में एक लालसा जागी कि ज़मींदारों का जो जीवन है वो तो बहुत ही सुखद होता है। वो अपने, फिर जब तक वो उसके घर में रहा, वो अपने तमाम कार्य को उसने नौकरों से करवाया। और जब वो खाना खाने का समय हुआ तो ईश्वरी और वीर हॉस्टल में तो कहीं भी बैठकर खा लेते थे जूते पहनकर, लेकिन यहाँ दोनों को अपने जूते उतारने पड़े। और खाना खाने के बाद एक कहार आता है जो ईश्वरी का पैर धोता है। ये देखकर वीर भी अपने पैर को आगे बढ़ा देता है, उसका भी पैर एक कहार धोता है। ये जो जो बातें थे, तो यहाँ से ईश्वरी को, वीर को ये सब कुछ अच्छा लगने लगता है और तमाम काम वो नौकरों से करवाता है। वो वीर जो जमींदार के हेतु घृणा रखता था, जमींदारों को बुरा भला कहता था, अब वो इन तमाम बातों का आनंद ले रहा था, सुख भोग रहा था। इनका मतलब था घर आने का दशहरा की छुट्टी में कि यहाँ परीक्षा के लिए वो तैयारी करे, मगर इनका ज़्यादातर समय मौज मस्ती में गुजरता और दिन भर में कई बार ये लोग अंडे उबाल कर खाते। इसको प्रश्न के लगोत्तर मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अंडे उबाल के ये लोग खाते। तभी एक दिन ईश्वरी किसी दावत में जाता है, लेकिन वीर उस दिन घर पे ही रहता है। तो वो घर में खाली बैठा न्यूज़पेपर अखबार उठाया और अखबार को पढ़ना चाह रहा था, लेकिन कमरे में अंधेरा था। सामने लैंप भी था, दिया सलाई भी थी, मगर वो दिया सलाई नहीं उठा रहा था, क्योंकि उसको लगा कि एक किसी नौकर को बुलाया जाए और वो मेरे लिए दिया सलाई जलाए, तब मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ूं। क्योंकि अब वीर के अंदर भी एक नशा उसके सर चढ़ के बोल रहा था, वो था ताकत का नशा, महाजनी सभ्यता का नशा और सुख भोगने का नशा। तो वीर यहाँ नखरे दिखाने के लिए रियासत अली को ज़ोर से चिल्लाता है और डांटता है सामने देखकर कि तुम कामचोर हो, तुमने अभी तक दिया सलाई चिराग नहीं जलाया। और ये सब ये बता रहा था कि वीर, जो कि सीधा साधा एक लड़का था, एक क्लर्क का बेटा था, अब उसके ऊपर दौलत का नशा है, वो चढ़ कर बोल रहा था। तो घर खाली था और इसी दरमियान वीर का ये चर्चा है, क्या हो गया कि वो गांधीवादी है, उसको बहुत कुछ पता है। तो अक्सर एक ठाकुर वीर से मिलने ईश्वरी के घर आया करता और वीर से बोलता कि आप तो गांधीवादी है, आपको तो गांधी जी के बारे में सब पता है, तो ये बताइए, क्या जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, जब आज़ादी मिल जाएगी, तो क्या ये ज़मींदारी या महाजनी सभ्यता हमेशा रहेगा? वीर कहता नहीं नहीं, ये महाजनी सभ्यता का तो अंत हो जाएगा, इसका अंत तो प्रारंभ भी हो चुका है, तो फिर ये सब इनके वांदे पड़ जाएंगे और फिर हम लोग आराम से रहेंगे। ठाकुर बोलता है नहीं नहीं, अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन आ जाए तो वो ज़मीन का एक टुकड़ा मुझे आप प्रदान कर दे और मैं उसके अगेंस्ट में, उसके लिए आपका सेवक बन के पूरा जीवन आपके साथ रहूँगा। वीर बोलता ठीक है, मैं तुम्हें ज़मीन भी दे दूँगा, मैं तुम्हें ड्राइविंग भी सिखा दूँगा और तुम्हें अपने पास रख लूँगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है। लेकिन हमारा वक्त आने वाला है, जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, महाजनी सभ्यता महाजनों से चीज़ों को छीन लेंगे तो गरीबों में बांट देंगे। तुम चिंता ना करो, तुम घर जाओ और अच्छे दिन का आने की प्रतीक्षा करो। ये सुनकर ये ठाकुर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और फिर वो भांग पी लेता है। और भांग पीकर, यानी ये शराब पीकर, जब किसी के सर पे नशा चढ़ता है तो जैसे ज़्यादातर व्यक्ति करते, ये भी वही किया। ये नशे में चूर होकर अपना घर जाता है और घर जाकर अपनी बीवी को पीटना शुरू कर देता है और बड़ाई करता है कि उसका क्या होगा। ऐसे ही करके पूरा समय व्यतीत हो जाता है। इनकी छुट्टियाँ लगभग अंत तक आ जा जब दशहरे की छुट्टी का अंत होता है, इन्हें भी वापस जाना होता है प्रयास अपने हॉस्टल में, मगर इनको टिकट नहीं मिलती है। तो वीर और ईश्वरी को इनके घर वाले जनरल टिकट करवा कर इन्हें भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। और फिर एक दिन इनको सुबह सुबह घर से निकलना होता है अपने ट्रेन के लिए, और इनको छोड़ने के लिए बहुत सारे गांव वाले और कुछ भद्र लोग और वो ब्राह्मण, वो नौकर, सब लोग जाते हैं। वीर इस बात को लेकर ये बहुत उल्लास में होता है कि इतने लोग उसके पीछे हैं। जब ये ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, ट्रेन में खचाखच भीड़ होती है, जनरल डिब्बा में जैसे अक्सर होता है, धक्का मुक्की हो रहा होता, लोग एक दूसरे पर लदे हुए हो रहे। तो वीर को ये बात इतने सुख भोगने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक वीर के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति था जो झुका हुआ था और उसके ऊपर एक गठरी लदी हुई थी।
तो जैसे ट्रेन ज़ोर से चलने लगती है, बार बार हिलने के कारण ये बूढ़ा व्यक्ति और उसका जो गठरी था वो वीर के बदन और चेहरे पे लग रहा था। वीर को इसको गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो अपने आप को ज़मींदार समझने लगा था। और जैसे 3-4 बार के बाद गठरी 5वीं बार लगती है, वीर इस बूढ़े आदमी को 2 थप्पड़ जड़ देता है। तो फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, क्यों साहब, अब मैंने भी भाड़ा दिए, किराया दिया है, फ्री में थोड़ी जा रहा हूँ। वीर को ये सुनकर और गुस्सा आता है। वो बूढ़े व्यक्ति को 3-4 थप्पड़ और जड़ देता है। तो फिर पीछे से लोग गाली गलौज करने लगते हैं और इसी गाली गलौज में वीर को और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ईश्वरी सोचता है कि वीर एक सीधा साधा लड़का, आज उसको क्या हो गया। तभी बीच में एक और व्यक्ति पीछे से आवाज़ देता है जो कलकत्ता जा रहा था। वो ये बोलता है, दफ्तर में तो घुस पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। यहीं पे कहानी ख़त्म होता है और ईश्वरी के लास्ट एक पंक्ति पर ख़त्म होता है कि व्हाट एन इडियट यू आर वीर। वीर को ये सुनकर लगता है कि ये क्या बोल दिया ईश्वरी ने। और तभी वीर के ऊपर जो नशा चढ़ा था, ज़मींदारी का नशा, समाजनी सभ्यता का नशा, दौलत का नशा, सुख भोगने का नशा, वो ठंडे बस्ते में चले जाता है। अब हम इस कहानी के मूल भाव पर बात करेंगे। कहानी का सारांश क्या था और मूल भाव क्या था, और मुंशी प्रेमचंद ने इस पूरे कहानी को लिखने के पीछे क्या बताने का प्रयास किया है और क्या प्रभाव डालना चाहते इस कहानी से वो तमाम श्रोताओं पर, पढ़ने वालों पर। जो अब उसको शुरू करते हैं।